आपने बीए किन विषयों में किया है? जी बीए सर, मेरा राजनीति विज्ञान है, डिफेंस है एक सब्जेक्ट, और एक है प्राचीन इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास है और डिफेंस। डिफेंस स्टडीज एक सब्जेक्ट होता है सर। अच्छा, तो ये बीए ऑनर्स होता है या बीए प्रोग्राम होता है? प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम होता है। और इलाहाबाद से आपने किया जी। और फिर जो एमए है वो किसमें किया? पीएसआईआर क्या राजनीति होता है? विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इंटरनेशनल रिलेशंस। वेरी गुड, वेरी गुड। डिफेंस में चूंकि ये राष्ट्रीय विषय है जी। और इस पर अक्सर हाँ लोग कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है जियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी से। जी। तो इसका कोई असर आप बजटरी एलोकेशन में देखे? आपने देखा कि जो इस बार का बजट है उसमें डिफेंस सेक्टर में जो ब्रेकअप है? डिफेंस सेक्टर एक इस बार सब बजट में ज़्यादा उसको प्रावधान दिया गया है। और सर पूरा अभी तो मैं स्टडी नहीं किया हूँ, लेकिन जो स्वदेशीकरण पे ज़्यादा बल है सरकार का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। नहीं, मैं स्वदेशीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि अच्छा साइबर सिक्योरिटी क्या करता है? अगर छोड़ दीजिए डिफेंस, अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम कैमरा लगा देते हैं तो साइबर सिक्योरिटी सर एक तो हमारे जो डेटा हैं उनकी सुरक्षा करता है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो महत्वपूर्ण सुरक्षा डेटा करता है या जनरेट करता है? सर कैमरा लगा दिया, उससे सुरक्षा भी होती है सर, और डेटा क्यों जो होता है सुरक्षा? सर एक मॉनिटरिंग हो जाती है साइबर सिक्योरिटी की वजह से, और दूसरा जो क्राइम रोकने में उसका अधिक योगदान है। और जो क्रिटिकल डेटा होते हैं सर, जैसे न्यूक्लियर क्यों क्राइम रुकता है? सर मॉनिटरिंग की वजह से क्राइम रोकने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, मॉनिटरिंग संभव है? इतने कैमरे होते हैं और उसकी मॉनिटरिंग सही रूप में होती है? सर एक सेंट्रल मॉनिटरिंग बनाया जाता है, वहाँ पे बैठ के मॉनिटरिंग होती है सर, और जो डेटा होता है बिग डेटा एनालिटिक्स के द्वारा उस पर बाद में अध्ययन करके और पता लगाया जा सकता है कि कहाँ से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। और ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है जी सर, उसमें हम लोग कहते हैं अभी ये रूस और यूक्रेन जी के युद्ध के संबंध में भारत का जो स्टैंड रहा उसमें कहा जाता है कि हम सिटीजन सेंट्रिक डिप्लोमेसी कर रहे हैं। जी। क्या समझते हैं इससे आप? सर सिटीजन सेंट्रिक का जहाँ तक मैं मतलब समझ पा रहा हूँ सर, कि जो भारत के लोग हैं और रसिया के बारे में जो उनके विचार हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार विदेश नीति से संबंधित। क्या ये विचारों पर आधारित कूटनीति है या? सर ये राष्ट्रीय हित पे आधारित कूटनीति है। रसिया हमारा पुराने समय से एक सहयोगी देश रहा है और भारत के लोगों का संबंध रसिया के साथ गहन रहा है। वहाँ भारत की मूवीज़ को पसंद किया जाता है। तो पहले ऐसा क्या होता था जो कि उससे बदलाव आ गया? पहले हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते थे? सर पहले सोशल मीडिया का इतना प्रसार नहीं था, और जो एक नैरेटिव बनता है जनता में विदेश नीति के संदर्भ में, वो कम बन पाता था, लोगों की पहुंच नहीं थी उन सूचनाओं तक। आज के समय में एक आम आदमी भी को जान जाता है, रिक्शा वाला, उसको भी पता है कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध होता है, तो उस पर वो अपने विचार देता है और एक कंसेंसस बनता है पूरे देश में। विदेश मंत्री ने क्या कहा कि रशिया के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे हैं इसलिए हम रशिया का साथ दे रहे हैं, या नहीं सर, या हम रशिया का साथ दे भी रहे हैं? साथ नहीं, भारत सर युद्ध का पूरी तरीके से विरोध करता है। रसिया यूक्रेन वार को खत्म करने का अपने स्तर पर प्रयास करता है, लेकिन जो भारत और रूस के संबंध है वो सर राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं, और भारत न यूरोप के दबाव में आ रहा है न रसिया के दबाव में आ रहा है, अपने राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता दे रहा है। क्या है वो राष्ट्रीय हित? सर अपने जो विदेशी व्यापार और अपनी संप्रभुता है निर्णय लेने की, वो सर मुझे लगता है कि राष्ट्रीय हित में प्रमुख है। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसको सर बोलते हैं। अच्छा, और उत्तर प्रदेश एक काफ़ी आप कह सकते हैं कि प्राचीन स्थल रहा है जी, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के संदर्भ में भी। भारत की जो सभ्यता
या सभ्यता का इतिहास है भारत का, जी सर। उसके केंद्र में रहा है, खास कर बिहार और उत्तर प्रदेश। जी। क्यों? सर जहाँ तक मुझको समझ में आता है और मैंने पढ़ा है वहाँ पे सर, यूपी एक तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो जो भूभाग है सर, वो नदियों से सिंचित उपजाऊ प्रदेश है, समतल मैदान है, और सर यहाँ पे कृषि एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है, जिसकी वजह से सभ्यता और संस्कृति का इतना विकास हुआ। भारतीय इतिहास में सभ्यता का इतिहास जब लिखा जाएगा जी। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? भारतीय इतिहास में सभ्यता की शुरुआत से, ये सर पश्चिमी जो भारत का क्षेत्र है, जहाँ पे सिंधु सभ्यता और नगरीय सभ्यताओं का उद्भव हुआ, वहाँ से कर सकते उत्तर हैं। पश्चिम। जी। तो फिर वहाँ तो उत्तर प्रदेश बिहार है नहीं, फिर भी हम कहते हैं कि सभ्यता का इतिहास की सर शुरुआत। एक ये मान सकते हैं कि जो मूल निवासी थे भारत के, द्रविड़ जिसको कहा जा रहा है आजकल, जो दक्षिण की तरफ माइग्रेट करके चले गए, जब उत्तर पश्चिम से लोग गंगा घाटी के मैदानों में आने लगे, तो एक इतिहास का संदर्भ तो हो आपको सकता लगता है कि आर्य बाहर से आए थे? है। सर एक थ्योरी है आर्यों के बाहर आने की, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने भी उसमें बात कही है। मैक्स मूलर ने विशेषता कहा है कि आर्य जो विदेश से आए थे, स्थानीय मूल के निवासी नहीं थे। अच्छा, तो सभ्यता का इतिहास फिर वहाँ से नहीं हम ट्रेस करते हैं और गंगावर्ती इलाकों से करते हैं, क्यों? सर एक प्राचीन इतिहास में जो नर्मदा वैली में सिविलाइजेशन थी, उस वजह से शायद हो सकता है। नर्मदा घाटी में सब सभ्यताओं का भी उदय हुआ है। किन सभ्यता का? सॉरी सर, सिंधु घाटी सभ्यता कहना चाह रहे हैं? सर नर्मदा वैली में भी कुछ साक्ष्य मिले हैं मानव के। वो तो ताम्रपाषाण संस्कृतियां थीं, जिसे चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। जी सर। आप पब्लिक सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं? जी सर। पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट में फर्क बता सकते हैं? सॉरी सर। सिविल सर्वेंट, अब आप तो ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करेंगे तो जी। सिविल सर्वेंट बनेंगे, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं सिविल सर्विस? सर सिविल सर्विस सर, एक तो मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है, और मुझे गाँव से और जो स्थानीय स्तर पर समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी है, और दूसरा सर एक अच्छा अवसर है मुझे समाज को अपना कुछ देने का, जो हमारे मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, राष्ट्रीय मूल्य हैं, उनको देने का, और एक सर आत्मसंतुष्टि का भाव उससे उत्पन्न होता है। जब भी हम किसी एक स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को जब उसका ये करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उसमें कौन कौन सा इंडिकेटर इम्पोर्टेंट है उसको स्टेटस करने के लिए? क्या व्हाट इज द वर्ड टू कि उसका क्या स्टेटस है? नंबरिंग, इंडेक्सिंग करें अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें कौन कौन सा इंडिकेटर्स हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले सर ये देखना चाहिए कि जो प्रशासन है उसकी दक्षता कितनी है, जो सरकार तक योजनाएं पहुंचाने का उसका लक्ष्य है वो कितना पूरा करता है। दूसरा सर उसमें संवेदनशीलता एक गुण है जिसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरे में सर उसकी जो सरकार के द्वारा योजनाएं या पॉलिसीज़ हैं वो कैसे सामान्य जनता तक लाभ पहुंचाती हैं। ये तीन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, और सर कुछ जो कमज़ोर सेक्शन है समाज के, जैसे महिलाएं हो गई सर, बच्चे हो गए, उनके बारे में प्रशासन का क्या अप्रोच है, इसको ध्यान में रखने के लिए। महिलाएं और बच्चों के लिए कौन कौन से लास्ट 5 इयर्स में क्या क्या अच्छी स्कीम आई हैं जिससे उनका उत्थान हुआ है? सर महिलाओं के लिए सर एक तो ये उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, ये उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला रहा है। दूसरा सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना, बच्चों के लिए सर पॉक्सो एक्ट आया था, और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए एक्ट आए थे। डिसेबिलिटी को उसकी क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया है, 21 श्रेणियों को शामिल किया गया है। बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए क्या क्या स्कीम है गवर्नमेंट में? सरकार के द्वारा सर एक तो उनको स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना ये सब चलाई जा रही है। मनरेगा एक प्रभावी कार्यक्रम है सर, जो ग्रामीण स्तर पर गरीबी को दूर करने का प्रयास करता है, गारंटी युक्त रोजगार देता है। और तीसरा सर उनके जीवन में डिजिटलीकरण को महत्व दिया जा रहा है। बैंक खाते, जनधन खाते, जैम, ट्रिनिटी के द्वारा उनको सर। जो आप यूपी से हैं, यूपी में जो हेल्थ सिस्टम है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट की जरूरत है? कहाँ कहाँ
प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एरिया क्या क्या है? सर मुझको जहाँ तक समझ में आ रहा है, यूपी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर अस्पताल हैं उनकी स्थिति कमज़ोर है। पहले वहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। उसके बाद से वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। जो अनुमानित एक पर पर्सन पर डॉक्टर की संख्या होनी चाहिए वो कम है, और जो डॉक्टर होते भी हैं वो सर स्थानीय गांव में जो मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पे वो रात में उपलब्ध नहीं होते हैं। दूसरा सर ये है कि एक अगर इतना बड़ा स्टेट है, अगर हम छोटे स्तर पर जैसे मोहल्ला क्लिनिक टाइप का कुछ अस्पताल अगर खोलने का प्रयास करें तो वो उत्तर प्रदेश के मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगा। और जिले स्तर पर सर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। गाँवों में शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? सर एक तो उनको शिक्षकों की नियुक्ति करनी जरूरी है। जितने स्कूल हैं और वहाँ पे उतने शिक्षक होने चाहिए बच्चों के अनुपात में। और गांव में सर ये बाध्यता होनी चाहिए डॉक्टर के लिए कि आपको वहाँ पे रात में रुकना पड़ेगा, और उसके लिए फिर वहाँ पे बिजली और उनके रहने के प्रबंध की ज़रूरत है सर डॉक्टरों के लिए। और शिक्षक के लिए क्या करना होगा जो गांव में रुके जाके? शिक्षक के लिए भी सर ये अनिवार्य होना चाहिए कि आप सही टाइम से रिपोर्टिंग करें, और उसके लिए डिजिटल जो रिपोर्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकसित करने की ज़रूरत है। फिंगरप्रिंट सर एक वो स्कैनर का काम कर सकता है इससे। यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या अच्छी बातें हैं? सर वर्तमान में तो सर कानून और व्यवस्था के मामले में यूपी का प्रशासन शीर्ष पर है। और एक सर हमको कमिश्नरेट जो प्रणाली लागू की गई है वो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे अपराध को और प्रशासन को दक्ष करने में, अपराध की कमी और प्रशासन को दक्ष बनाने में। कमिश्नर सिस्टम क्या है? सर यहाँ पे जो प्रशासनिक शक्तियाँ होंगी वो एक कमिश्नर को दे दी जाएंगी, और जो डीएम होते हैं उनको उनसे कुछ मामलों में जो शक्तियाँ होंगी। कमिश्नर मतलब वो कौन होंगे कमिश्नर? एडीजी रैंक का सर कोई अधिकार। मतलब पुलिस कमिश्नर होंगे? जी पुलिस कमिश्नर। तो आपका कहना है कि जो सिविल पावर्स हैं वो पुलिस कमिश्नर को दी जाए? प्रशासनिक मामलों से जुड़ी हुई शक्तियाँ सर। क्या क्या पावर्स हैं, जैसे कुछ जो बता सकते हैं कि जो पुलिस कमिश्नर? सर जैसे एक धारा 144 जो लगाई जाती है वो शक्तियाँ कमिश्नरेट को दे दी जाएंगी। और एक सर कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक गिरफ्तारी करने की शक्ति भी उनको मिल जाएगी, और लाठीचार्ज या ऐसे कुछ मामले। तो आपको नहीं लगता है कि अगर सारे सिविल पावर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट के लिए थी, अगर वो हम पुलिस को दे दें तो फिर पुलिस का अत्याचार बढ़ जाएगा? सर पुलिस का अत्याचार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। उत्तर प्रदेश भी एक कल्याणकारी राज्य है, और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, और पुलिस प्रशासन विभाग में भी आंतरिक जांच होती है, और स्वतंत्र प्रेस है। तो इस वजह से सर पुलिस के अत्याचार बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिखती। अगर कुछ होगा भी तो उसमें सुधार किया जाएगा। पुलिस के जो कामकाज है उसको रोक, उनका सुपरविजन के लिए क्या क्या संस्थाएं हैं जो उनको देख रही है? कौन कौन पुलिस के काम को देखती है? सर एक तो जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग हैं वो देखते हैं। दूसरा सर एक राज्य पुलिस आयोग होता है, वो उस पर सुझाव के निर्णय देता है। और हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उन पे, और जो राज्य स्तर पर पुलिस का सर्वोच्च प्रमुख होता है वो पुलिस प्रशासन पे सुधार के लिए सिफारिश और उसकी देखभाल करता है। आप भी थोड़ी हॉबी के बारे में बताइए, हॉबीज क्या हैं? जी मैम, फिल्में देखना मेरी हॉबीज है। सोशल इशू से जुड़ी हुई फिल्में। सोशल जी ओके। आपको क्या लगता है आपके एरिया में सोशल इशू कौन सा लगता है कि मैम मेरा जो ज़िला है वहाँ पे मुझको लगता है कि जो एक अशिक्षा की एक बहुत बड़ी कमी है। वहाँ शिक्षा का वातावरण ज़्यादा है, महिलाओं में शिक्षा की कमी है। महिलाओं में? जी शिक्षा की ज़्यादा कमी है। दूसरा मैम कि वहाँ गरीबी ज़्यादा है, प्रवास वहाँ से बाहर मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में ज़्यादा हो रहा है। एक बाढ़ की भी समस्या है, और नेपाल से सीमा लगने कौन से एरिया में आपको भी लगता है कि कौन से एरिया में अभी बहुत बड़ा डिजास्टर का प्रॉब्लम आया हुआ है और आता रहता है? कौन सा एरिया है यूपी का जहाँ पे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का काफ़ी प्रचार हो रहा है? गवर्नमेंट भी कर रही है, सरकार भी हर तरह से कर रही है, स्टेट भी और सेंटर भी मिलकर कर रहे हैं काम। उत्तर प्रदेश में मैम
सॉरी मैम। उत्तराखंड। उत्तराखंड, हाँ, वो- नोन फॉर इट। उत्तराखंड। इसका क्या रीजन लगता है, क्यों है ये? जोशीमठ का अभी तो जोशी उससे जी। पहले भी कई बार हो चुके जी। हैं, ग्लेशियर का मैम हो ये गया है था। कि वहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा पर्यटन और जो सरकार की कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे चार धाम प्रोजेक्ट के लिए रोड बनाना और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पर्यटकों के लिए, क्योंकि कनेक्टिविटी हो जाती है तो पर्यटक दिल्ली से या उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से वहाँ पे ज़्यादा जाने लगते हैं। और थोड़ा जलवायु परिवर्तन का भी असर है कि मैम ग्लेशियर पिघल रहे हैं और क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, तो ये तो क्या स्टेप्स आपको लगता है डिजास्टर को रोकने के लिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए इमीडिएट? मैम डिजास्टर को रोकने के क्या लिए preparation सस्टेनेबल होनी डेवलपमेंट का अप्रोच सरकार को अपनाना चाहिए। पर्यटन को सीमित करना चाहिए, संख्या निर्धारित करनी चाहिए। और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मामले में जो इमीडिएट जैसे कुछ हुआ है उसका उस समय क्या सोल्यूशन, किस तरह से उसको टैकल किया जी जाए? मैम, उसके लिए सबसे पहले स्थानीय प्रशासन और जो सामुदायिक जन भागीदारी है उसको बढ़ा के जो घायल हैं और चोटिल लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की ज़रूरत है। फिर जो जिनका घर गिर गया है या और कुछ समस्याएं हैं उनके खाद्य और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए अस्थायी रूप से। फिर उसके बाद सरकार को उस पर कमेटी बैठा के जांच करनी चाहिए कि क्या कारण है वहाँ पे, फिर लॉन्ग टर्म में पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कौन से क्रॉप्स हैं जो उसकी इकोनॉमी को सर्वाइव करते हैं? मैम गन्ना है जो उत्तर प्रदेश का एक कैश क्रॉप। हाँ, उससे रिलेटेड आप कुछ बताएंगे? गन्ने से रिलेटेड क्या क्या होता है, कैसे सोशल सिस्टम को वो इफेक्ट करता है गन्ना? मैम एक तो ये कि जो गन्ना का खेती करते हैं लोग, उनको बेचने के बाद तुरंत कैश मिल जाता है 10 दिन या 12 दिन के अंतराल पे, तो उनके हाथ में एक परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उनका ये योगदान रहता है कि उनकी खपत बढ़ती है, उपभोग बढ़ाते हैं तो अर्थव्यवस्था में भी उसका। तो इस कैश से कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, वो क्या होता है? नेगेटिव चीज़ों में मैम सामाजिक रूप से अगर पश्चिमी यूपी को देखा जाए तो यहाँ पे गन्ने की खेती ज़्यादा होती है और इससे इनको लाभ हो रहा है, तो थोड़ा कुछ सोशल समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, दहेज प्रथा जैसे हो गई। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में? मैम यूपी के लिए मैम जो हमारा पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है वहाँ पे ये अगर लागू किया जाता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाँ, तो किसानों को काफ़ी फायदा इससे होता है जी। लेकिन ये एमएसपी के मामला ये लोग गड़बड़ कर दिए कि एमएसपी का कोई गारंटी नहीं था, प्राइवेट कंपनियां आती किस रेट पे आप खरीद। प्रोटेस्ट के साथ थे कि अगेंस्ट थे? मैं साथ में ना था ना अगेंस्ट में था। मैं सोच रहा था कि इस पे क्या निर्णय लिया जा सकता है संतुलित, जिससे दोनों पक्षों को, सरकार को भी और विरोधी पक्ष को भी मिला के एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका कुछ है, फैमिली का कनेक्शन या आपने देखा? हाँ, मेरे पिताजी टीचर हैं लेकिन खेती भी थोड़ी करते हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश की है उसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैम इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में ये जो असंगठित रूप से किस अर्थव्यवस्था, तरह से आप उसको मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जगह पे इनफॉर्मल सेक्टर बने हुए हैं यूपी के, स्पेसिफिकली यूपी में? एक तो एमएसएमई में कुछ ऐसे सेक्टर हैं कि जहाँ पे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कह रहे हैं, ठीक है, नियोजित नहीं है लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। दूसरा मैम सॉरी मैम, किस तरह के एम्प्लॉयमेंट आपको इनफॉर्मल लगते हैं वहाँ पे और जो फॉर्मल के अंदर आने चाहिए? एक तो महिलाओं की नियोजन किया जाता है, उनको अस्थायी रूप से कॉन्ट्रैक्ट न बना के भट्टे पे जैसे मजदूरी कराया जाता है, उसको फॉर्मल में लाना चाहिए, उनके लिए पॉलिसीज होनी चाहिए। भट्टे का जो सिस्टम आपने बोला वो भट्टे का सिस्टम कब से है? लोकल एरियाज में आप देखोगे यूपी में खाली भट्टों का ही काम होता है, वो मतलब इतना प्रेवलेंट क्यों है और उसको हटाया कैसे जा सकता है? कोई गवर्नमेंट पॉलिसी भट्टू सिस्टम से हटा सकती है उसको और मैकेनाइज या कुछ अच्छा टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? भट्टों का यूज मैम ईंटों को निर्माण में होता है और ग्रामीण स्तर पर जो घर बनाए जाते हैं उसमें ईंटों का प्रयोग होता है, मिट्टी के बने। और दूसरा उनके ऊपर कोई कार्रवाई या उनको हटाने का ये प्रयास इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उनकी लॉबी थोड़ी मजबूत है। भट्टे मालिक जो हैं काफ़ी पैसे वाले होते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं। इनमें सुधार किए जा सकते हैं, जैसे मैम चिमनी से जो कार्बन निकलता है, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसे पार्टिकल्स को
कंट्रोल करने के लिए, और एक रेगुलेशन होना चाहिए कि आपको एक साल में कितने ईंटों का उत्पादन करना है, और जो उसमें श्रमिक हैं उनके उत्थान के लिए सरकार को काम करना हाँ, चाहिए। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में यही है इकोनॉमी 2-3 जिसमें वो सारा का सारा पॉपुलेशन इन्वॉल्व रहता है। जी इसके अलावा सारे के सारे माइग्रेट कर जाते हैं, राइट? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लोकल लेवल पर वो उन्हें आप इनफॉर्मल में कहेंगे या फॉर्मल में? इनफॉर्मल में ही आएंगे सर, इनफॉर्मल में। अनौपचारिक। तो ये जो पूरा हम लोग जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स, ग्रोथ वगैरह, उसमें इनफॉर्मल सेक्टर के डेटा को कैप्चर करते हैं? सर इसके बारे में जानते हैं सर। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरी तरफ से, ये चूंकि आपका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है? सर ये राज्य और केंद्र स्तर पर अगर प्रतिस्पर्धी रूप से एक राज्य को दूसरे राज्य की अपेक्षा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करके, और भारत जैसे देश में क्या आप ये होता देखते हैं? जी सर, इस समय सरकार का प्रयास है कि राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, और जो हमारी एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके। तो नीति आयोग के द्वारा विभिन्न राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हुई रैंकिंग जारी की जाती है, और अलग अलग निवेश प्रस्ताव राज्य आकर्षित करने के लिए अपने स्तर को प्रयास करते हैं। तो कोरोना के समय में कई प्रदेश को देखा गया कि वो डायरेक्टली वर्ल्ड बॉडीज से वैक्सीन खरीदना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? सर ये एक पैरा डिप्लोमेसी का वो प्रभाव है कि राज्य अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में योगदान देते हैं, लेकिन वो भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो लाभ के लिए ही होता है। और सर ये अपने स्तर पर कोरोना वैक्सीन लेने का प्रयास कर रहे थे, भारत सरकार ने इनको इसलिए मना किया क्योंकि सर इससे ये होगा कि जो हमारी वैक्सीन वितरण प्रणाली थी उसमें जो संपन्न वर्ग हैं वो विदेशी कंपनियों से बने हुए वैक्सीन लगाएंगे, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको सरकार के द्वारा जो वैक्सीन दी जाएगी, तो उसके प्रभाव में और अनियमितता आ सकती है, इस वजह से सर। तो आप इसे मान सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक दूसरा ही पक्ष हम लोगों ने देखा उस समय? सर मान सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के अभी भी राज्य जो हैं उसके निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं विदेश नीति के संबंध में। ठीक है, थैंक यू। अब आप आराम से बैठिए। थैंक यू सर। नाम बताइए। भूपेश पांडे। भूपेश, और क्या आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? बलरामपुर है सर। बलरामपुर। बलराम कहाँ किधर? ये सर गोंडा जिले के अच्छा। देवी पाटन मंडल में पड़ता है। गोंडा के इलाके से। तो भूपेश, ओवरऑल पर्सनालिटी तो आपकी अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक है, लेकिन चूँकि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का बैकग्राउंड आपका रहा है, तो उस तरह के सवालों में, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड सवालों में आपके आंसर्स अच्छे होने चाहिए। जो आपने दिया वो ठीक नहीं था, ठीक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, हड़प्पा सभ्यता कहिए, जो भी कहिए, ये सवाल अब आप बताइए कि किस आशय से मैंने पूछा था। सर वो सिंधु सभ्यता से ही जुड़ा हुआ था, उद्भव पूछ रहे थे सर आप, तो हाँ, वही बताना चाहिए। तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से उद्भव है जी, लेकिन फिर भी हम तो यहाँ तक सिंधु सभ्यता के ट्रेसेस मिले हैं आलमगीरपुर मेरठ तक सर। आलमगीरपुर तक मिले हैं, लेकिन इतिहासकारों में एक विवाद का मसला होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता निरंतरता है सिंधु घाटी सभ्यता की और वैदिक कल्चर की, तो उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। तो आप चूंकि इस विषय के रहे हैं, तो आप ये कह सकते थे कि शुरुआत तो वहाँ निश्चित रूप से हुआ, परंतु उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह इतिहासकारों ने लगाया है। इसलिए जो आयरन बेस्ड सिविलाइजेशनल ग्रोथ हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, और वो गंगा के इलाके में हुआ, तो यहाँ से हम उसे ट्रेस करते हैं। हालांकि ये निरंतरता जो है, इसके ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न
जो लगे हुए हैं, कई इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं और उसे निरंतर भी मानते हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकली रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इस ढंग से नहीं बोलिएगा। ठीक है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर। और नर्मदा वाला फिर आपने ब्लूपर एक मारा, सर, फिर पता नहीं कहाँ से। नर्मदा वैली में सिविलाइजेशन के साक्ष्य कुछ थे, सिविलाइजेशन उसे के याद नहीं, आ रहा वो कल्चर, वो चैल्कोलिथिक कल्चर है। कल्चर और सिविलाइजेशन का सर, बढ़िया प्रश्न से समझने में थोड़ी भूल हुई। हाँ, तो संस्कृति और सभ्यता, इतिहास में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो नर्मदा वाला जो है वो बाद का है। अगर पहले का है तो आप कल्चर की बात कर रहे हैं, सिविलाइजेशन की नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा मुझे लगा कि इंटरनेशनल रिलेशन वाले मसले पर भी आपके आंसर्स बेहतर हो सकते थे। ठीक है सर। ये आपसे सर ने पूछा था रक्षा का ये कितना एलोकेशन पे, ये आपको जानना चाहिए। आपने रक्षा अध्ययन किया है। डेटा सर, हाँ, थोड़ा डेटा जानना चाहिए कि अभी जो लेटेस्ट बजट में क्या है और क्या ट्रेंड है, साइबर सिक्योरिटी पे क्या है, तो ये आपको जानना चाहिए था। और बाकी है आपका कंटेंट थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपने। सर प्रयास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप वैसे आपकी पर्सनालिटी काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छी है। थोड़ा कंटेंट पे इम्प्रूव करें। और जो भी, चूँकि आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, तो जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स है, आपको चाइना से लेके यूक्रेन तक कुछ भी पूछा सकता है, तो उसको थोड़ा देख लें आप। ठीक है। इसी इसमें जो एनवायरनमेंट इश्यूज है आपके यूपी से रिलेटेड है, जैसे उत्तराखंड तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना जी। ये कब से चलता आ रहा है, उसके उसी के बेसिस पे उसको वो सेंटर पॉइंट बना के ही पूरे मॉडल बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के। तो वो उसके भी डिटेल्स आप अपने पास रखिएगा। और फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में और यूपी के कैश क्रॉप के बारे में, वहाँ की पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर, जो सारा सिस्टम है यूपी का वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे टिका हुआ है। भट्टे, शुगर केन, ये सारी पॉलिटिक्स उसी के ऊपर चलती है और नीचे से लेके टॉप लेवल तक सभी इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए रेवोल्यूशन और ट्रांजिशन नहीं आ पाता है। राइट, तो उसके बारे में आपने काफ़ी बोला, लेकिन और थोड़ा इसमें अच्छा कंटेंट और विजुअलाइजेशन, आप क्या सोचते हैं कैसे चेंज हो सकता है सिस्टम, अट्रैक्टिव बना सकते हैं कोई और ऑप्शन को जिससे सारे सिस्टम उस तरफ टर्न हो जाए, डाइवर्ट हो जाए। तो इस तरह का कुछ आप रेकमेंड कर सकते हैं कमेटी को। अभी आपने वो जो एग्रीकल्चर पॉलिसी, इस पे आप एमएसटी तक जाके फिर आप रुक गए। वो आप अपनी क्लैरिटी, आप अपना व्यू दे सकते थे कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है। अब न्यूट्रल होने की जरूरत नहीं है आपको। आपने लैंड होल्डिंग के बारे में नहीं किया। लैंड होल्डिंग जो साइज है, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स, बिग फार्मर्स, बड़े फार्मर्स, और यूपी के फार्मर्स या बिहार के फार्मर्स का जो पार्टिसिपेशन रहा वो उसमें एसिमेट्री है। ठीक है, क्योंकि लैंड होल्डिंग साइज जो है यहाँ 80% के करीब सर छोटे किसान, छोटे किसान हैं। तो इन चीज़ों को लाना है ना। अब जैसे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ओपन एंडेड है, आप डेप्थ एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं, वो जबकि आप वो कर सकते हैं। एंड इंटरव्यू वांट्स यू टू डू दैट, चाहता है पैनल आपसे निकालना। तो ये सब आपके मतलब इंटरेस्ट एरिया या डोमेन एरिया में है। मैम ने पूछा आपका इंटरेस्ट सोशल इश्यूज के मसले पर फिल्म देखना और ये देखना, तो ये सब तो मतलब आपके हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें आप बिल्कुल घुसिए और डेप्थ को एक्सप्लोर कीजिए, उसको जाने मत दीजिए। ये एक मतलब संभावना बनती है इस प्रकार की, उससे आशंकित नहीं होना है। बिल्कुल, जहाँ तक खींच सकते देखिए, जब लगे कि नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको ये करें। लेकिन ये जब आपने कहा कि सोशल इश्यूज, तो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। सोशल इश्यूज पे आप कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को आप बताएं कि क्या क्या इश्यूज आपको जो लगते हैं कि इसका इमीडिएट कुछ ना कुछ होना चाहिए समाज में। बिल्कुल, एक दो फिल्म का नाम फटाक से आप बोल सकते थे कि ये फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, इसमें बाल विवाह पर है या स्त्री रिलेटेड समस्याओं पर है। बहुत फेमस वेस्टर्न यूपी की फिल्म है, आप या बुढ़ापा, बुढ़ापा से लेकर कई फिल्में हैं। वो शूटर दादी वाली मूवी आई थी, सांड की आंख करके, वो नहीं और भी है बहुत फेमस, इसमें आई थिंक जो भी सैफ अली खान था, बीड़ी जलेले, वो बीड़ी जलेले, ओमकारा पूरा रूरल, पूरा उसने पिक्चर दिखा दिया यूपी का।
पश्चिमी यूपी में सर ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और महिलाओं से जुड़ी हुई मूवी बनती हैं जो हाँ, तो कौन रोक रहा है आपको बोलने के लिए? आप बोलिए ना, मतलब ये तो जी आपका इलाका है और उसमें आप बोलिए, सामाजिक मसलों पर आप आपकी हॉबी है इस तरह के फिल्मों को देखने की। तो एक दो अच्छे इंपॉर्टेंट फिल्म का नाम लेके फिर उसमें लिखे। हाँ। आप इलिटरेसी पे चाहते हैं, बाल विवाह पे, जिस पे भी कहना चाहते हैं, लेकिन उसके फिर फैक्ट फिगर्स पे थोड़े देख लें कि कंपैरेटिव फिगर्स क्या है यूपी के, इंडिया के, अदर स्टेट्स के। और कुछ की वर्ड्स होते हैं, जैसे ये कैमरों के ऊपर मैंने सवाल किया कि भाई इतने कैमरे लगा देते हैं, और ये तो सर्वेलेंस तो एक हुआ, उसका अपने आप में वो आंख है, वो डिटरेंस वैल्यू उसका है। तो ये शब्द मैं खोज रहा था कि आप कब बोले डिटरेंस, लेकिन आप उसके अलावा सब कुछ बोल रहे थे। तो ये सब ध्यान रखिए, इंटरव्यू सिचुएशन में ना प्रिसीजन के साथ कोई शब्द बोलना, उसका वैल्यू होता है। टर्मिनोलॉजी का यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। पैरा डिप्लोमेसी मैंने बोला था। हाँ, वो अच्छी बात थी। उसके अच्छी साथ साथ आपको ये भी चीज़ करना है। ठीक ठीक है भूपेश जी, जी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम।